Hello guys, subscribe Chandramani IAS Academy and hit the bell for new updates. You can follow me on YouTube, Insta, Facebook, WhatsApp, Instagram, on website also. Share this video with your Facebook and WhatsApp friend. हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में है 8 सितंबर के करंट अफेयर्स। एक्चुअली 2-3 दिनों से आपके पास करंट अफेयर्स नहीं जा रहा था क्योंकि मैं पटना में सेमिनार ले रहा था। अब फिर कंटिन्यू जाएगा सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पिछले करंट अफेयर्स में कर लिया था, थोड़ा बहुत इसमें भी कर लेते हैं। यह अपने तरह का पहला मोबिलिटी शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन 7 सितंबर का हुआ। यह 2 दिनों तक चलेगा। इसका जो मेन उद्देश्य है, इस बार का मेन उद्देश्य है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करना। और इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करना, इसका जो है मेन मकसद है। इसमें लगभग 2200 से वैश्विक मतलब दुनिया भर से 2200 से अधिक लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसमें शोध संगठन, उद्योग, सरकारी या प्राइवेट उद्योग के लोग, प्रतिनिधि, इस सब शामिल हो रहे हैं। और इनका मेन उद्देश्य है मोबिलिटी के क्षेत्र में नया क्रांति लाना। मोबिलिटी के क्षेत्र में नया क्रांति लाना। मोबिलिटी का मतलब ट्रांसपोर्ट से भी है। एक इसके अंदर है 7C फॉर्मूला। 7C फॉर्मूला क्या है? 7C का पहला मतलब, पहला कॉमन मतलब आम आदमी। फिर C का मतलब कनेक्टेड यानी जुड़ाव। C का मतलब कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक। C का मतलब कंजंक्शन फ्री यानी बाधा रहित। C का मतलब चार्ज। C का मतलब क्लीन यानी साफ। और C का मतलब कटिंग एज यानी विकास के नए तरीके। यह 7C भारत की भविष्य की गतिशीलता को निर्धारित करेगा। अगर इस 7C के बारे में आपसे पूछे तो आप कहोगे कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीनियंट, कंजक्शन फ्री, चार्ज, क्लीन और कटिंग। ये है 7C का मतलब। हाल ही में भारत के किस लड़ाकू विमान ने हवा में ही सफलतापूर्वक इंजन भरा है? तो वो है तेजस। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तेजस भारत निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। इसमें जो एक टैंकर था, जहां जो टैंकर में तेजस में जो फ्यूल भरा गया हवा में, वह भी दूसरे तेजस के द्वारा भरा गया। और टैंकर वाला जो तेजस था वह आगरा से उड़ा और लड़ाकू विमान वाला तेजस ग्वालियर से उड़ा था और बीच में फ्यूल भरा गया था। तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। इसमें एक सीट और एक जेट इंजन होता है। बहुत सारे हल्के भूमिकाओं में इसका के लिए यह युद्धक विमान है। और यह जगह किसका लिया है? तो MiG-21 का इसने जगह लिया है। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी तुलना मिराज 2000 से की जा रही है। और तेजस का जो लेजर गाइडेड बम है वह जमीन पे सटीक निशाने लगाने के लिए जाना जाता है। तेजस में हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइल भी समाहित की गई है। तो कुल मिलाकर तेजस बहुत ही एक अच्छा विकल्प साबित हुआ MiG-21 की अपेक्षा। सरकार ने हाल ही में किस पेंशन योजना को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका नाम है अटल पेंशन योजना। इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। अटल पेंशन योजना अगस्त 2018 में समाप्त हो रहा था, तो इसको अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही में इसके अंदर उम्र सीमा को भी 5 साल बढ़ा दिया गया है। अटल पेंशन योजना की दुर्घटना बीमा राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसकी दुर्घटना राशि को 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जो अटल पेंशन योजना है, यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत इसे सरकार ने 2015 में 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक पेंशन मुहैया कराने के लिए लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत 18 से 60 साल तक के व्यक्ति भाग ले सकते हैं, लेकिन अब इसको 5 साल बढ़ा दिया गया है। तो अब 65 साल तक के व्यक्ति इसके अंदर भाग ले सकते हैं।
और जो भी इसके अंदर दुर्घटना होगा तो उसका बीमा को बढ़ा के 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी गई है। ये ओवरड्राफ्ट कितना, पहले 5,000 रुपया था, इसको भी डबल करके 10,000 रुपये कर दिया गया है। और इस योजना के तहत लोगों को टैक्स से छूट भी मिलती है। इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको 5 साल तक के लिए पैसे जमा करने होते हैं। हर महीने के आधार पे, तिमाही या छमाही के आधार पे आप इसमें डाल सकते हैं। और सरकार, आप जितना डालोगे उसका 50% या 1,000 रुपये जो भी कम होगा, सरकार अपनी तरफ से डालेगी और उसके बाद आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? यह किया गया है विमल जलान को। यह विमल जलान कौन है? विमल जलान अभी राज्यसभा के सांसद हैं और भारतीय रिजर्व बैंक में 1997 से 2003 तक गवर्नर भी रहे हैं। 2 महीने पहले अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद विमल जलान की इस पद पे नियुक्ति की गई है। इस पद पे नियुक्ति के लिए क्राइटेरिया भी है, ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाएगा। मैक्सिमम एज रखा गया था 56 साल। इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री होनी चाहिए। वित्त या अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री को जो प्रायोरिटी दी जाएगी, और उसके अलावा 6 साल का अनुभव हो, तो ऐसे लोग फॉर्म भर सकते थे। और आर्थिक सलाहकार का काम क्या होता है? काम होता है औद्योगिक उत्पादन और विकास की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना, उसका विश्लेषण करना, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की योजना और लैंगिक बजट बनाना, और उद्योग से रिलेटेड वैश्विक मुद्दों का परीक्षण करना, आर्थिक जगत पे कौन सा प्रभाव डालता है इसकी टिप्पणी और विश्लेषण करना, ये मेन काम है। इसके साथ साथ उद्योग से संबंधित जो टैक्स होते हैं, जो फीस होती है यानी शुल्क होता है, उसके संबंध में सरकार को सलाह देना। तो इससे रिलेटेड मेन जो 2 फैक्ट है, अरविंद सुब्रमण्यम जो पहले थे मुख्य आर्थिक सलाहकार, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। इनके बाद विमल जलान बने हैं जो पहले आरबीआई गवर्नर थे। धारा 377 सबसे ज्यादा विवादित धारा है। ये धारा 377 के तहत किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। इस धारा 377 का संबंध किससे है? तो इस संबंध है समलैंगिकता से। और सुप्रीम कोर्ट की पूरी संविधान पीठ बैठी थी इस पे। समलैंगिकता को किस आधार पे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो मूल अधिकार के आधार पे अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। इस मूल अधिकार में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, इन 4 मूल अधिकारों के तहत 377 को अपराध नहीं माना जाएगा यदि वो यदि आपसी सहमति के आधार पर संबंध बनाते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इस बेंच में संविधान पीठ, आपको पता है संविधान पीठ में कम से कम 5 जज होते हैं, कम से कम 5 जज। तो संविधान पीठ ने इसका फैसला किया है। और इसमें जो जज थे उसमें चीफ जस्टिस जो अभी के दीपक मिश्रा, वो हैं जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन, AM खानविलकर, DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ये 5 जज हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो। ये 5 जज हैं, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन, AM खानविलकर, DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इन्होंने सुनवाई की है इसकी। अभी भी कुल ऐसे 13 देश हैं विश्व में जहां पे इसको अपराध माना जाता है और मृत्यु दंड का प्रावधान है। कुछ ऐसे देश हैं जहां पे अभी ये मान्य है, जैसे स्पेन, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, डेनमार्क, उरुग्वे, फिनलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड। ऐसे कुछ देश है जहां मान्य है, पर अभी 13 ऐसे देश हैं जहां पे मौत की सजा का प्रावधान है। भारत में इसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ गगनयान मिशन के लिए समझौता किया है? गगनयान मिशन के लिए तो वो देश है फ्रांस। फ्रांस के साथ गगनयान मिशन के लिए समझौता किया है। और फ्रांस की किस अंतरिक्ष एजेंसी? तो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES अंतरिक्ष औषधि, यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी, उनको विकिरण से रक्षा प्रदान करना,
उसके साथ साथ मलबे से रक्षा आदि की विशेषज्ञता मुहैया कराएगा इसरो को। इसरो को कराएगा कौन? तो फ्रांस। यह दोनों मिलकर यात्रियों को बेहद कम गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करेंगे। अब आपको मैं इसको बता दूं कि ये जो गगनयान है इसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है 2022, नोट कर लो आप, 2022 यानी 2022 के पहले तीन मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजा जाना ही इसका मेन उद्देश्य है और इसरो इसको संचालित कर रहा है। इसके बाद इसरो रूस, अमेरिका, चीन के बाद चौथा देश हो जाएगा जो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने में सक्षम है। तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चौथा देश हो जाएगा। टारगेट है 2022 के पहले 3 मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना।